सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये करना, वो करना, इसलिए वो चैनल नहीं बनाया। चैनल इसलिए बनाया कि मेरे समाज का एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मेरे समाज का आदमी खड़ा होके चिल्लाए तो पूरी दुनिया सुने। है क्या? कोई मीडिया दखल देती है? आज आया है कोई पत्रकार? नहीं आया। उनको ना गर्मा गर्म न्यूज चाहिए। तो इसलिए अगर हमारी चैनल बने, अगर हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है तो आगे चलकर हम अपने समाज को कवर कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये सिद्ध बाबा की कोई टेकड़ी है, वहां पे गए थे और उसको कवर कर दिया हम लोगों ने। अपना अपना होता है। अरे द्वार पधारे, द्वार बनाने। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। मैं समस्त अतिथियों का महफिल का रौनक बढ़ेगी, महफिल का रौनक बढ़ेगी। जोरदार तालियों से सम्मान करें। पड़ा पेंता सेवा सेवा, पड़ा पेंता सेवा सेवा, सजूर पेंता सजूर पेंता जहाल पेंता जहाल पेंता बिरसा मुंडाना बिरसा मुंडाना हीरा सिंह मरकामना हीरा सिंह मरकामना डॉक्टर अम्बेडकर मैं समस्त उपस्थित जन समुदाय से निवेदन करता हूं, आप सभी चूंकि ऐसे मेहमानों, ऐसे हमारे युग पुरुष, ऐसे हमारे युवा साथी हमारे बीच लगभग 800 किलोमीटर से पधारे हैं, आप सबको कोया पुनेम के दर्शन और कोया पुनेम की शोध जो एक कम उम्र में इतना मेहनत कड़ी लगन के साथ करके आप लोगों के बीच परोसने का काम करेंगे। आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय तिरुमल राहुल कर्नाके जी जो महाराष्ट्र चल कर रहे हैं, जोरदार तालियों से सम्मान करें हमारे मुख्य अतिथि का। आपके बीच अपना वक्तव्य रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे और में कार्यक्रम है, आप निकलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। मैं जा रहा हूँ। मेरे दो शब्दों को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं मेरे पुरखा को स्मरण करना चाहूंगा। रूपोलंग पहांदी पारी कुपार लिंगो हिरासुका लिंगो यादाई कली कंकाली दाई रायताड़ जंगो मेरी समस्त पेन पुरखा शक्ति। मेरे आदर्श क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, वीर बाबूराव शर्मा की वीरांगना रानी दुर्गावती, टंट्या मामा और अन्य तमाम क्रांतिकारक जिन्होंने अपने तलवार के नोक पे या विचारों के नोक पे हमें आजादी दिलाई। मेरे परम आदर्श लेखक साहित्यिक तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब, सुनील सिंह ताराम साहब, गोंडवाना रत्न हीरा सिंह मरकाम जी और अन्य साहित्यिक सभी को एक बार में सेवा जोहार। आज इस लिंगो मंच पर अच्छे अच्छे विचारजीवी बुद्धिजीवी आज अवेलेबल है। मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, बहुत वक्त हो चुका है। सभी मंच को एक बार में सेवा जोहार। और ये प्रोग्राम जिसने ऑर्गेनाइज किया, जिनकी टीम आयोजक मंडल टेकाम जी से लेकर हमारे दुर्वे जी तक सभी लोगों को एक बार में सेवा जोहार। आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और जिनके बिना ये प्रोग्राम हो नहीं सकता, सभी मेरी दाई शक्ति, दाऊ शक्ति, सभी मातृशक्ति, पितृशक्तियों, खुद के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। वादा करता हूं आपको बोर नहीं करूंगा, जो भी बताऊंगा स्ट्रिक्टली बताऊंगा। जो पसंद आए तो अपने पास रखिए, नहीं पसंद आया तो वापस दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा चांदागढ़। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक चुटकुला सुनेंगे पहले, उसके बाद हम शुरू करेंगे सेशन और उसके बाद मैं आपको धीरे 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 प्राचीन चीजों तक लेके जाऊंगा। एक कॉलेज था, कॉलेज में एक नेता आया। अभी आपको पता है नेता आता है तो क्या होता है, जब माइक मिलता है तो बंदा बोलता ही जाता है। तो एक्चुअली ऐसा ही हुआ, कॉलेज में फंक्शन था, बच्चे सुन रहे थे, वो नेता बोल रहा था। 1 घंटा हो गया, बच्चे राह देखने लगे, अभी खत्म होगा नहीं होगा। उसके बाद 1.5 घंटा हो गया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। तो बच्चे ना बीच बीच में ताली बजाने लगे कि ऐसे तो बंद करेगा, लेकिन फिर भी नहीं बंद हुआ, वो चलता ही गया। एक बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हुआ,
उसने कहीं से तो गन लाई थी, गन ऊपर गोली दाग दी उस बच्चे ने। तो वो गोली की आवाज सुनकर वो नेता बोलने लगा, अरे अरे रुक रुक रुक, मैं रोक रहा हूँ। वो बच्चा क्या बोलता है पता है? नहीं तू चलने दे, मुझे सिर्फ इतना बता तेरे को बुलाया किसने। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए। सबसे पहले मैं अपने थोड़े गहरे टॉपिक पे आता हूं, जिस टॉपिक की सभी ने बात की है, लेकिन इस विचारधारा को नहीं देखा कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। अगर ये सामने वाला सुनता है तो उसका गलत अर्थ निकलता है। चलो उदाहरण के तौर पर मैं एक सरपंच हूं। सरपंच होने के कारण मैंने 5 साल जो काम किया है वो मैंने मेहनत से काम किया और गांव का विकास किया। लेकिन कोई अगर आपके बीच में आता है और मुझे बताता है राहुल कर्नाके ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ना उसके पीछे ना दैवी चमत्कार है, वो चमत्कारी आदमी है, मुझे अच्छा लगना चाहिए कि बुरा लगना चाहिए? बुरा लगना चाहिए, क्योंकि मैंने तो मेहनत की है। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं? इसके पास कोई दैवी शक्ति है। मेरी मेहनत पर पानी फिर गया, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि मुझे लोगों ने चमत्कारी बनाया। और लोग यही सोचते हैं दूर से कि राहुल कर्नाके एक चमत्कारी आदमी है, क्योंकि इतने उम्र में इतना बड़ा कर ही नहीं सकता। ये चीज देखिए क्या हो रहा है। हमारे क्रांतिकारकों को लोग हरा नहीं सके तो उनको एक अलग विशेषण दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो विशेषण बहुत खतरनाक है। अरे मैं क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा को क्रांति सूर्य कहता रहूंगा तो आने वाले 10 साल जो है, 10 पीढ़ियां मेरी यही सोचेगी कि हमारे बिरसा मुंडा जी क्रांति सूर्य थे। उन्होंने यहाँ पे लोगों के साथ संघर्ष किया अपना वजूद बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उनको भगवान का दर्जा देता हूं, भगवान पता है क्या है? अरे भारत के किसी भी ट्राइबल के कंसेप्ट में भगवान शब्द ही नहीं है, ढूंढ के निकालिए मुझे, है क्या? अरे भगवान अंधविश्वास और पाखंडवाद से आता है। और वो शब्द जो वो दे रहे हैं, वो शब्द हम लगा लगा के जोरों जोरों से बता रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा। आज तुम भगवान बोलो, कल तुम्हारी जनरेशन उसका मंदिर बनाएगी, परसों जनरेशन उसकी आरती करेगी। कहां गया फिर बिरसा मुंडा का इतिहास? इतिहास है तो उसको संजोए रखना है ना। वीरांगना रानी दुर्गावती, तो उनको क्या अभी दुर्गा माता करेंगे आप? अरे जिनका इतिहास जहां है, जो भगवान एक काल्पनिक संकल्पना है, भगवान इस पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए सभी ट्राइबलों में उनकी पेन व्यवस्था है। और ये पेन व्यवस्था को समझने के लिए हमें थोड़ा सा गोंडी के अंदर उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें गोंडवाना को जानना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लोगों ने बताया भगवान बिरसा मुंडा। अपने को क्या लगता है बाहर का आदमी भगवान बिरसा मुंडा को भगवान बोल रहा है? अरे लेकिन वो जो विशेषण दे रहा है ना, वो घातक है। इतिहास मिटा देगा वो विशेषण। जिसके सामने भगवान लग जाता है उसके कर्म मर जाते हैं और वह सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए जिंदा रहता है। इस बात को समझना है। और अगली जीएसयू जो भी टीम है, आपको इस विचारधारा को समझना है कि हमारे महापुरुषों को कभी भी हम भगवान का दर्जा नहीं देंगे। अरे वो उनके कर्म भगवान से ऊपर है। भगवान क्या चीज है समझ लें? तो अरे जब हम किसी धर्म से आते ही नहीं, जब हम किसी धर्म से आते ही नहीं है, तो हम क्यों इस भगवान की थोड़ी में विश्वास करें? बहुत सारे लोग ये कहते हैं राहुल कर्नाके जी आप तो ये बताते जाते हैं कि हम किसी धर्म से आते नहीं, ये कैसे मुमकिन है? अरे भाई मुझे बताओ, सबसे पहले इस धरती पर कौन आया? चलो ठीक है, यहाँ पे आदिम मानव आया। अरे धर्म कब निर्माण हुआ? मुझे ये बताइए कि धर्म प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक? धर्म अप्राकृतिक है, क्योंकि वो मानव निर्मित है। और ट्राइबल आदमी कभी भी मानव निर्मित त्योहारों को, पंडुमों को, सनों को कुछ भी नहीं करता, वो निसर्ग निर्मित करता है। अरे धर्म निर्माण करने की कोशिश कब हुई या जरूरत कब पड़ी? जब इंसान को इंसानियत में बांधे रखना था। इंसान फल फूल रहा है, उसका माइंड डेवलप हो रहा है, ये सब चीजें ठीक है, तो उसके बाद उसको अपने नियमों में बांधे रखने के लिए एक नियमावली बनाई गई। उस नियमावली का नाम है धर्म। लेकिन उसके पहले कुछ समुदाय, जिसे द्रविडियन कहेंगे, वो समुदाय अपने कल्चर, अपने कस्टमरी लॉ के अनुसार चलते थे। उनको आज तक इस धर्म वाले संकल्पना की जरूरत पड़ी नहीं और कभी पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि हम
निसर्ग निर्मित चीजों को ही पूजते हैं, मानते हैं, और धर्म या संकल्पना निसर्ग निर्मित नहीं है। इन चीजों को अगर हम समझेंगे तो आगे हम असली विचारधारा के साथ चल सकते हैं। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा का जो इतिहास है या उनका संघर्ष है, जब हम अपने गांव के चौराहे पर बिरसा मुंडा का स्टैचू लगाते हैं, उनकी प्रतिमा का प्रतिष्ठापना करते हैं, और किस लिए करते हैं? बहुत सारे लोग यही कहेंगे नहीं सर हमारी जनसंख्या दिखाने के लिए करते हैं। ऐसे नहीं करते। हम उनकी स्टैचू, हम उनकी प्रतिमा इसलिए सामने रखते हैं कि जब भी मैं उस स्टैचू की तरफ देखूं ना, तब मुझे उनका गहरा इतिहास महसूस हो, और जब वो इतिहास मुझे महसूस हो तब मैं भी कुछ करने की कोशिश करूं। और इसीलिए इस प्रतिमाओं, स्टैचू का प्रतिष्ठापना की जाती है, उनको रखा जाता है। लेकिन एक्चुअली इसके उल्टा हो रहा है। हम लोगों ने आरती बनाना शुरू किया है, हम लोगों ने चालीसा लिखना शुरू किया है। ये दुकान बंद होना चाहिए। चीज क्या है? अरे क्या है ना, नहीं, दूसरे धर्म में ना बड़ी पूजा होती है, एक आदमी बैठता है, हा हा हु है करता है 1.5 घंटे तक। तो एक काम करता हूँ सर जी, मैं भी इधर बैठता हूँ पीला वाला पहन के, और मैं भी हा हा है हु करूँ। अरे डुप्लीकेट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ओरिजिनल है कहाँ गया? अरे डुप्लीकेट चीजें क्यों कर रहे हो? उसका देख के तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा देख के वो करना चाहिए ना। आपको ये पता है क्या? गढ़ा मंडला हो गया, चांदागढ़ हो गया, देवगढ़ हो गया, खेरलागढ़ हो गया, यहाँ पे उस गढ़ों पे किसी धर्म वालों ने कब्जा नहीं किया है। समझ रहे हैं आप? आपके गढ़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कमाने का कोई सोर्स नहीं है। उन्होंने कब्जा किया है सभी गढ़ों के दाई पर, क्योंकि कमाने का सोर्स वहां है। अगर उसको ये लगता है कि उनका इतिहास है तो प्रूव कर दे, हम भी बताएंगे हमारा क्या है इतिहास। लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कर नहीं सकते, लेकिन एक ही झूठ बार 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 बोलकर हमारे लोगों को गुमराह कर सकते हैं। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। मैं आज आपको जो गोंडवाना की थ्योरी बताने आया हूं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर जी आप गोंडवाना को समझाइए। क्या आप सुनना चाहते हैं मेरे शब्दों से गोंडवाना क्या है? बिल्कुल। अगर आपके दिल में सवाल है कि मैं गोंड क्यों, मेरा रीतभात क्या है, और मेरा इस धरती पर महत्व क्या है, अगर ये सुनना चाहते हैं तो जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं वहीं बैठ के रहिए। मैं अभी यहां से जो आधा घंटा आपसे बात करने वाला हूं वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे कंसेप्ट को लेकर आ रहा हूं जिस कंसेप्ट को आपने कभी सुना ही नहीं होगा। सबसे पहले कंसेप्ट पे बात करते हैं, और वो बात ये ध्यानपूर्वक सुनिए। बड़े बड़े नेता मंचों पे आते हैं, हमारे ही मंचों पे हम ही बुलाते हैं, हमारे ही मंचों पे आते हैं। आदिवासी जो है ना वो पेड़ लगाता है। क्या बोलता है वो? पेड़ लगाता है, पेड़ की रक्षा करता है। अरे उसको पूरा कंसेप्ट पता ही नहीं है। अरे हम सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाते, पेड़ तो लगाते हैं, उसको बचाते हैं, वो तो पता है, दुनिया को पता है। हम वो लोग हैं जो बीज बचाते हैं। समझ गए आप? हम वो लोग हैं जो मूल कंसेप्ट में बीज बचाते हैं। पेड़ बचाते रह जाएंगे आप, कुछ पेड़ खत्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप बीज बचाओगे तो आने वाले 100 पीढ़ियों तक वो पेड़ पहुंच जाएगा। और ये कंसेप्ट हम लोगों में है। अभी ये कैसे है, इसको समझना भी पड़ेगा ना। कैसे? राहुल कन्नाकी जी ने बताया जाए तो ऐसे थोड़ी होना हो गया। बीज बचाने का मूल कंसेप्ट हमेशा ही हमारे गोंड समाज में रहा है, चाहे उनकी गोंगो पद्धति में हो, चाहे उनकी मडमिंग में हो, या चाहे उनके लास्ट में नई विधान में। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आपने फड़ा पेन, सजोर पेन, बुढ़ाल पेन, सिंगा बोंगा पेन और कोई पेन की पूजा की होगी तो भूमिका ने आपके सामने सिर्फ महुआ के फूल ही रखे होंगे। रखेगी नहीं? महुआ के फूल क्यों चढ़ाते हैं? पहला सवाल, महुआ के फूल क्यों चढ़ाते हैं? अगर वो समझ में आए तो बीज कैसे बचाते हैं वो भी समझ में आएगा। महुआ के फूल इसलिए हम चढ़ाते हैं कि जब वो पेड़ से गिरता है तब उस पेड़ का जो बीज है वो वेस्ट नहीं होता, वो खराब नहीं होता, वो वेस्ट नहीं होता। उसका बीज अलग लगता है और फूल जड़ के अलग गिरता है। यानी मैं उस पेड़ से अगर फूल लेता हूं तो उस पेड़ को कोई तकलीफ नहीं है, उसका वंशवेल विस्तार आगे बढ़ रहा है। इसलिए परसा पेन, सजोर पेन, खड़ा पेन, सभी पेनों को हम इरुक पुंगार यानी महुआ का फूल चढ़ाते हैं। और बस्तर में जाएंगे तो वहां चांपा का फूल चढ़ाते हैं, उसका भी गट्टा अलग लगता है और फूल अलग गिरता है।
आज जितने भी स्वागत में फूलों के हार लाए गए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबको मैं एक ही इसमें लेके धोना नहीं चाहता, लेकिन चीज ये है कि जो फूल लाए गए, झंडू के फूल या और फूल, उस फूल में बीज होते हैं। एक फूल में कम से कम 100 बीज होते हैं, यानी वो फूल 100 पेड़ बनाने वाला था, जिसको हमने हार में लगाकर हमारे ऊपर डाला। उसका कोई काम नहीं है, 2 सेकंड में हमने फेंक दिया। तो बताइए, अगर किसी पेड़ का बीज वेस्ट करते हैं तो काहे के हम प्रकृति पूजक? अगर लोगों को हम सीना तान के बता रहे हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं, तो काहे के प्रकृति पूजक है भाई? इतने फूल तो वेस्ट कर दिए, उसके बीज तो वेस्ट कर दिए। अरे कितने बड़े पेड़ होते उसके। अगर ट्राइबल आदमी इस कंसेप्ट को अगर नहीं समझता तो कौन समझेगा? और प्रकृति पूजक हम है ही कैसे? क्या पेड़ के साथ में जाके वहां पे थोड़ा वॉल कंपाउंड कर देने से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पुरखाओं ने क्यों नहीं फूल चढ़ाए, महुआ ही क्यों चढ़ा? क्योंकि उनका एक नियम था कि किसी भी पेड़ के वंशवेल विस्तार को रोकना नहीं है और किसी भी वनस्पति के बीज को वेस्ट करना नहीं है। और इसीलिए जो आम है, आम का पेड़ आप जानते हैं, तो आपके किसी खेत में होगा, आपके घर में होगा, तो आपके पिताजी यही बोलते होंगे, बेटा इसका गोंगो किए बिना खाना नहीं। और गोंगो तब करते हैं जब उसके अंदर की जो गुठली है वो पूरी बन जाती है, और उसके बाद गोंगो करते बच्चे को खाने को देते हैं, यानी वो गुठली कहीं भी फेंक दिया तो भी वो पेड़ बन जाएगा। हर चीज का कंसेप्ट हमारे कोयतुरों में है, सिर्फ अंदर से घुसना है और उसको उखाड़ना है। लेकिन चीज क्या है हम समझना ही नहीं चाहते। मुझे कुछ लोगों ने बोला, या मैं देख रहा था, यहाँ पे 2 गुट पड़े हैं शायद। जैसे बाकी क्षेत्रों में ना कोई बाबा घुस जाता है, वैसे पीले गमछे वालों को गोंडवाना वाले कह के बोलते हैं लोग। तो उनको मैं समझना चाहता हूँ, या कहीं से सुन रहे हैं आप तो प्लीज मेरी बात सुनिए। गोंड इस शब्द में जितना पावर है ना, उतना किसी में नहीं। वो यानी पृथ्वी का गोलाकार, और जो अंड आता है, अंड यानी जीव, यानी इस पृथ्वी की प्रथम जीव गोंड है। और इस गोंडवाना में अगर किसी को लगता है कि गोंड का गोंडवाना है, प्रधान का है, कोटी का है, पाड़िया का है, कोरकू का है, यानी किसी सिंगल गण का गोंडवाना है, तो ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। क्योंकि गोंडवाना अनेक गणों का है। इस चीज को मैं थोड़ा और समझाता हूं। गणतंत्र गोंडवाना जब चल रहा था, तब आप इमेजिन करिए अपने दिमाग से, तो उस काल में पहुंच सकते हैं। अभी तो हम नहीं जा सकते, लेकिन दिमाग से हम उस काल का सोच तो सकते हैं। जब गणतंत्र गोंडवाना था, तब एक राजा वाली कौम थी। उन्हें कुंभाल भी लगता था, उन्हें टेलर भी लगता था, उन्हें लोहार भी लगता था, उन्हें डॉक्टर भी लगता था, उन्हें साहित्यिक भी लगता था, उन्हें टीचर्स भी लगेंगे। यानी एकंदरीत गोंडवाना गणतंत्र राज्य चलाने के लिए यहाँ पे हमें सभी कौम लगेगी। उन्हें तेल निकालने वाला चाहिए, सब्जी बेचने वाला चाहिए, कोई बनाने वाला चाहिए, हर चीज करने वाले लोग चाहिए, तब जाके वो गणतंत्र राष्ट्र बनता है। लेकिन आज के दौर में एक जनजाति दूसरी जनजाति से ऐसी घृणा कर रही है जैसे इनके पुरखाओं ने वहां पे झंडे गाड़ दिए। अरे इक्वलाइजेशन सिस्टम है। कभी एक नदी किसी चोर को पानी पीने देती है और किसी अच्छे आदमी को नहीं पीने देती क्या? कोई आम का पेड़ है, आप धूप में गए उस पेड़ के साइड में, तो आपने छाव ली, कोई दूसरा आदमी आ गया तो पेड़ उसको छाव नहीं देगा क्या? देगा ना। अरे तो प्रकृति एक दूसरे में भेदभाव नहीं करती, तो हम कौन है? जब प्रकृति एक दूसरे में भेदभाव नहीं कर रही है, तो हम कौन है एक दूसरे में भेदभाव करने वाले? अगर ये चीजें आपको सरलता से समझ में आती है, तो जाके गोंडवाना ये आने वाले 1-1.5 साल में एक जगह आ सकता है। लेकिन एक्चुअली हम सुनते हैं और घर में जाके वही, अरे जाने दो ना, वो वैसे है। किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा। गोंडवाना एक गण से नहीं, अनेक गणों से बनता है। तो इसीलिए इस गोंडवाना के कंसेप्ट को समझिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं गोंडवाना, तो आपको चलो जय सेवा। मैंने जय सेवा कहा तो एक साहब आए, सामने से उठे और बोले, कन्ना की जी आप तो गोंडी का प्रचार करते हो और जय सेवा बोल दिए थे। हाँ तो जय सेवा बोला है मैंने, और क्या किया? नहीं नहीं नहीं, जय सेवा बोला है। जय ये शब्द हिंदी है, किसने बोला तेरे को हिंदी है जय शब्द? मैं बोला जय यानी जय जयकार। अरे वो वाला जय नहीं है बेटा, तू भी बाहर से आया है। देख मेरी बात, हमारे गोंडी में शंभू को पशुपतिनाथ बोलते थे, तो गोंडी में उसके लिए एक वर्ड है जाइजंतो राजा।
जो गोंडी जानते हैं उनको पता है कि जाय जंतुर राजा यानी इस पृथ्वी पे सभी रहने वाले सभी जीवों का राजा। वो जाय जंतुर राजा ना सेवा सेवा, जाय ना सेवा सेवा, जय सेवा सेवा। ये अपभ्रंशित वाक्य है और आज भी उसी से वही अर्थ निकलता है, लेकिन नहीं, हमारे लोग समझ नहीं पाएंगे। और कर्नाटकी जी आप तो अंधश्रद्धा बता रहे हैं, ये अंधश्रद्धा वाली चीजें ना हमारे लोग बहुत डाल रहे बीच बीच में। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको खड़ा किया जाए और दूसरे आदमी को खड़ा किया जाए और दूसरे आदमी ने आपसे पूछा, कौन है भाई आप? नहीं जी मैं गोंड हूँ। अरे गोंड है, कौन सा सरनेम? नहीं जी मैं मरावी हूँ। हाँ ठीक है, मरावी है आप, तो आपके सगा कितने हैं, कितने सगा के हैं आप? नहीं पता जी। अरे आपका गढ़ कौन सा है? नहीं पता। आपका पेन कड़ा कहाँ पे है? नहीं पता। आपके टोटेम कितने हैं? नहीं पता। तो पता क्या है? तो तुमको ये सर्वे वाले बोगस बना देंगे ना फिर। अरे जिन यहाँ के जन्मे हुए गोंड आदमी को एक ध्यान रखिए आप सभी लोग, एक छोटे बच्चों से लेकर सभी को ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस धरातल पर खुद को गोंड कह रहे हो तो आपको पेन व्यवस्था है, आपको टोटेमिक व्यवस्था है, आपका एक गढ़ है, आपका टोटेम तो है, आपका प्रतीक भी है, आपका एक हजोरपेन पेरसा पेन का पेंठाना भी है। कहाँ है? पता नहीं। कितने सगा है? पता नहीं। किसने आपको सगा व्यवस्था दी? पता नहीं। तो अगर ये पता नहीं होगा तो TRTI वाले बढ़िया से गोल बनाएंगे आपके सर्टिफिकेट में, समझ रहे हो? क्योंकि सर्टिफिकेट पर उन्होंने एक बार अगर गोल कर दिया तो सीधा नहीं होता भाई, फिर वो चले जाते हैं बोगस में। तो सभी को निवेदन है कि आप कौन है, आपकी पहचान बना के रखें। आप गोंड है तो यहाँ का जो भारत का लोकुर कमेटी का अहवाल या बाकी लोग यही कहते हैं कि ट्राइबल, इस देश का ट्राइबल कैसे चुना जाए। अगर उसके पास, मेरे पास कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, मैं ऐसे घुमा हूं, मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है और दूसरा आदमी खड़ा हो गया, अबे बता तू ट्राइबल कैसे है, मेरे को प्रूफ कर, तेरे पास कोई भी कागजात नहीं है फिर भी प्रूफ कर, तो मैं उनको ये बता सकता हूँ कि अरे बाबा मैं अगर इस देश का ट्राइबल आदमी हूँ तो मेरे पास मेरे कबीले की एक स्वतंत्र भाषा है, मेरे पास मेरे कबीले का एक स्वतंत्र कल्चर है, मेरे पास मेरे कबीले का एक कानून कायदा है जिसको हम कस्टमरी लॉ बोलते हैं, मेरे पास मेरे कबीले की एक पंचायत है जो सुप्रीम कोर्ट का काम करती है, मेरे पास मेरे कबीले के भाषा के अनुसार मेरा नृत्य वादन है, मेरी वेशभूषा है, मेरी पहचान है, मैं कहां से हूं, तो उसको मैं बता सकता हूं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आप गोंड है तो आपके कितने सगा है, क्यों है, किस लिए? तो इसी विषय के लिए तो मैं आपके पास आया हूं कि हर गोंड की एक पहचान होती है। चाहे आप किसी ड्यूटी में जाते हैं, कहा जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे भाषण खत्म होती है मेरे पीछे पीले झंडे लेके आए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब गोंड है तो आपकी बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। आप मरावी हैं, आप उइके हैं, आप धुरवा हैं, आप कनाका हैं, आप टेकाम हैं, आप सीडाम हैं, तो कुछ पता होना चाहिए ना। आप अलग हैं, आपके सगा कितने हैं, उन सगा के नाम क्या है, आपका गढ़ कहाँ है, आपका झंडा कौन सा है, अरे आपका पेरसा पेन यानी फड़ा पेन कौन से गांव में है, ये पता होना चाहिए। और ये आगे चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ही पता नहीं तो बच्चों को क्या होगा, अरे उनको ही पता नहीं तो वो गोंड कैसे कहलाएंगे फिर? अरे गोंड की एक आइडेंटिफिकेशन है तो वो कहाँ है? तो इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कुछ भी करिए लेकिन कंगाली दादा ने लिटरेचर लिखा है उसको अध्ययन करिए। 4 सगा है कोई, सेड़ा, नेताम, सिडाम, टेकाम, ये हमारी तरफ 4 में आते हैं, तो उनके पेन के नाम भी है, सिरिलाल, सिरिमाल, सिरिकाल, सिरिपाल। मैं 5 सगा हूँ तो मेरा आहाराउड, महाराउड, रेकाराउड, मेकाराउड, दोंदल्यार राउड है। मेरे 3 टोटेम कुपार लिंगो ने दिए हैं, 3 टोटेम, एक पक्षी है, एक पेड़ है, एक प्राणी है। आप सभी को भी है, ऐसा नहीं है मुझे ही है, आप सभी को भी टोटेम है। और वो टोटेम क्या है पता है? सभी को कुपार लिंगो ने एक प्राणी, एक पक्षी और एक पेड़ दिया। जिस टोटेम को आपको दिया वो उसको आप पूछेंगे और आप दूसरे लोगों का टोटेम खा सकते हैं। और इसी के जरिए हम एक तो खाएंगे और एक रक्षा भी करेंगे, यानी प्रकृति को हम बैलेंस बनाएंगे।
और ये बैलेंस बनाने की सिस्टम को ही हम सगा व्यवस्था कहते हैं। तो इसीलिए जो आपकी पहचान है उस पहचान को समझते चलिए। जिस दिन हम अपनी पहचान को भूल जाएंगे, जिस दिन राहुल खन्ना के ये भूल जाएगा कि उसका पेन खराब पेशा पेन कहाँ है, वो उसका टोटेम क्या है, सब भूल जाएगा, तो उस दिन राहुल खन्ना की कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आपके पास किसी को चुप कराने का औजार है तो खुद की इंफॉर्मेशन निकालिए। बहुत सारे लोगों से मुझे ये पता चला कि सरनेम तो है सर जी, लेकिन सगा व्यवस्था गायब है। नहीं, सगा व्यवस्था पता चल गई, लेकिन सगा व्यवस्था के कितने पेन है वो पता नहीं। पांदी पारी कुपार लिंगो तो कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया ये पता नहीं। समझना है कि हमारा निंग कैसे होता है। एक करेले का बेल लगा दीजिए घर में। क्या होता है, करेले का बेल जैसे छोटा रहता है तो ठीक है, लेकिन जो बड़ा होता है तो आपके पूरे मंडप को घेर लेता है। तो हमारा भी वैसे ही है, जैसे हमारा जन्म होता है और हम बड़े हो जाते हैं तो हमें भी एक नवडेरी नाल मंडप की जरूरत पड़ती है। हम मंडमिंग करते हैं, शादी करते हैं, तब ये समझा जाता है कि ये आदमी परिपूर्ण हो गया। और इसलिए हमारे समाज में ना बिना शादी के लड़का कोई अगर बीच में मर जाता है तो उनको मुंजा कहते हैं। पता है आपको, मुंजा यह वर्ड आता है क्यों आता है? कि हमारे समाज में ये मान्यता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, उसका काम अगर यहाँ पे जन्म लेना है तो उसका दूसरा काम है कि यहाँ पे अपना वंश वेल विस्तार करके जाए। अगर वो अपना वंश वेल विस्तार नहीं करता तो आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके गांव के लोग कहेंगे अगर कोई कुंवारा चला गया तो उसको मुंजा बोला जाता है। ये कंसेप्ट किसी भी धर्म में नहीं है, जाके ढूंढो, नहीं मिलेगा। अरे वहां पे तो शादी नहीं करोगे तो बाबा बन जाओगे, वहां पे बढ़िया है। हमारे इधर अलग है, हमारे इधर कहते हैं कि तुमको आना है तो तुमको अपना वंश वेल विस्तार बढ़ाना ही पड़ेगा। एक ही हमारे कुंडियनों में अपवाद है जो बिना शादी के रहे, वो है हमारे कुंवाराल भीमाल पे। एक ही वो ऐसे व्यक्ति है, अपवाद है, जिन्होंने बिना शादी किए हुए यहाँ पे मुठवा की भूमिका ली थी। बाकी दूसरे किसी भी आदमी को यह अधिकार नहीं है। यह अपना कस्टमरी लॉ है, मैं घर से नहीं बता रहा हूँ, हर जगह पे कस्टमरी लॉ है। अरे आपके घर में कोई झगड़ा होता है, आपके घर में कोई एक दूसरे से अनबन हो जाती है, तो हम बिना कहे पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में चले जाने के बाद अरे आप दोनों का झगड़े में ना तीसरे को बढ़िया मजा आता है। आप दोनों भाई अगर झगड़ रहे हो, तीसरा बड़ा मजे से देखता है, क्योंकि उसको ये तो पता है कि दोनों में से एक पर एफआईआर जरूर होगी, दोनों में से एक पर एफआईआर जरूर होगी, और फिर आप दोनों झगड़ते रहेंगे, तीसरा तमाशा देखते रहेंगे। तो ये क्यों हो रहा है पता है? हमारे सब जो जुर्म ना पुलिस स्टेशन में इसलिए जा रहे हैं कि हमने अपनी पंच व्यवस्था को छोड़ दिया। अगर मेरे गांव में पंच व्यवस्था है, एक पटलान बैठता है, एक सरपंच बैठता है, एक बुद्धिजीवी बैठता है, और ऐसे 5 लोग पंच बन के बैठते हैं, तो छोटा मोटा मसला तो हम गांव में सुलझा सकते हैं। पुलिस स्टेशन की क्या जरूरत है? क्योंकि संविधान भी तो कहता है कि हमारा कस्टमरी लॉ है, हमारी अलग न्याय व्यवस्था है। तो अगर हमारी अलग न्याय व्यवस्था है तो हमें जाने की जरूरत क्यों है कोर्ट में? अरे आप अपने गांव की सभा बनाओ, पंच बिठाओ, उनको बिल्कुल परमानेंट करो वहां पे, और जो भी गांव का मसला है वो गांव में छुड़ाओ। आपके गांव का एक भी एफआईआर उस पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचेगा और आपके गांव की जो गरिमा है वो बनी की रहेगी। लेकिन सिस्टम क्या है? हम अपने पंचों को साइड में रख चुके हैं। हमारे जो कस्टम, जो न्याय व्यवस्था है, उसको हमने साइड कर दिया है, और हम ये चाहते हैं कि चलो उसका पैसा खत्म करें। अरे तेरा भी तो पैसा खत्म हो रहा है कोर्ट के चक्कर में। और कोर्ट भी कहता है कि कोई भी धर्म का लॉ यहाँ के गोंड आदमी यानी यहाँ के ट्राइबल समुदाय को नहीं लगता। और इसीलिए इस सिस्टम को हमको बारीकी से देखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा शांति से। ये क्या है? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या है? चावल है, हल्दी है, चावल है, हल्दी है, राड़ यूज किया गया और इरुक पुंगार यूज किया गया। इसके पीछे का रीजन क्या है? अरे हल्दी जो है वो खेतों से आता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, और वो जब मस्तिष्क पे लगाते हैं ना हम लोग, शांत हो जाता है। चावल खेतों से आता है, वो भी ऑर्गेनिक है। राड़ देखेंगे तो वो पेड़ों से आता है, वो भी ऑर्गेनिक है। महुआ पुंगार जो है वो तो हमारे इसमें कल्पो वृक्ष है, तो उसको भी हम लगाते हैं। इसमें कोई भी केमिकल वाली सुविधा नहीं है, कोई भी केमिकल वाली सुविधा नहीं है, पूरा ऑर्गेनिक है। इसलिए हम प्रकृति पूजक हैं। अगर कोई पूछे तो समझाना आना चाहिए कि मैं ये क्यों यूज करता हूँ। मेरे पूजा में कलाकंद क्यों नहीं लाया गया? मेरे पूजा में बड़े बड़े पेड़े क्यों नहीं लाए गए? क्योंकि इस गोंडवाना का
एक छोटा आदमी गोंगो करेगा तो उतना ही खर्चा आएगा जितना खर्चा राजा को आता है। यानी 10 रुपए में आपका गोंगो हो सकता है, इतनी सुमधुर संकल्पना है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर सृष्टि कोई पेड़ किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, कोई नदी, कोई सूरज, कोई चंद्रमा अगर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो हम लोग कौन है भेदभाव करने वाले एक दूसरे के साथ। और जब तक हम भेदभाव करेंगे, गोंडवाना किसी को समझ में ही नहीं आएगा। सिर्फ यही चिल्लाते रहेंगे कि गोंडवाना आगे बढ़ो, गोंडवाना आगे बढ़ो। अरे बढ़ेगा ही नहीं। जब सब पहिए एक जगह आएंगे तब गोंडवाना की गाड़ी निकल सकती है। और तब सबके लिए हमें यही समझना है कि जो भी गण आते हैं, गोंड, प्रधान, कोरकू, थोटी, माड़िया, भिल्ल, मीना भी आएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्राइब आएंगे जो ट्राइब यहाँ के हैं। और वो सभी ट्राइब इस गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। अरे गोंडवाना लैंड इतना भारत इतना ही बड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया भी आती है, दक्षिण अमेरिका भी आता है गोंडवाना के अंडर में। इतना बड़ा वो क्षेत्र है गोंडवाना का। तो गोंडवाना को ना हम इत्तू सा नहीं करेंगे, इसको फैलने देंगे, इसको बड़ा होने देंगे, और फिर जाके ये अपना मंजर बना सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे मैं आपको बताऊं, लेकिन टाइम कितना हो, बोलूं कि रुक जाओ? चलिए शुरू करते हैं एक अलग टॉपिक से। बात आई थी भगवानों की, और भगवान की संकल्पना को मैंने जैसे कहा, किसी भी क्रांतिकारक को आपको भगवान नहीं कहना है, उसको भगवान नहीं बनाना है, उसको क्रांति सूर्य बनाए या और बड़ा शब्द दीजिए। जिस शब्द से बिरसा मुंडा की पहचान होती हो ऐसा वर्ड दीजिए, लेकिन उनको भगवान मत बना दीजिए, क्योंकि हम चले जाएंगे और हमारी आने वाली जनरेशन उसका मंदिर बनाने की तैयारी कर देगी। फिर समझ लें, ये भगवान कंसेप्ट हम ट्राइबलों में नहीं। अभी सीधा हम बात पे आते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा पिछली बार अजी खाना खाइए ना, तो बोले नहीं सर हमारा उपवास है और क्या है हम मुर्गा वर्गा नहीं खाते। मैंने उनसे पूछा था वो गाड़ी में आते हुए, तो वो बोले कि सर हम मुर्गा नहीं खाते, ये पाप होता है। ये पाप पुण्य का लक्षण आपको बताता हूँ, एक बार समझ लीजिए बाकी दुनिया क्या कहती है। बाकी दुनिया आज ये कह रही है किसी मुर्गे को, बकरे को काटना पाप है। बाकी दुनिया ये कह रहे हैं कि किसी भगवान के सामने यानी किसी पेन के सामने किसी को बलि देना पाप है। लेकिन एक्चुअली इसके उल्टा, अरे बलि देना हमारी पहचान है कि नहीं? बलि देना हमारी पहचान है। जब हम अपने पुरखों की पूजा करते हैं, गोंगो करते हैं, तब सबसे पहले हम बलि देते हैं। ये छुपा नहीं है, बलि देते हैं हम लोग। वो लोग बोलेंगे कि तुम पापी हो, तो तुमको ये कंसेप्ट उनको समझाओ, अरे बापू तुम्हारे धर्म में कहीं पे भी पाप पुण्य की थ्योरी आती होगी, लेकिन मेरे पुण्य में ये थ्योरी नहीं है। मेरे पुण्य में ये थ्योरी है कि मैं अगर इस प्रकृति की कोई चीज खा भी रहा हूं, तो दूसरी तरफ मैं उस चीज को संवर्धित कर भी रहा हूं। हमेशा ही मूल कंसेप्ट गोंडवाना का आत्मा का नहीं रहा। एक याद रखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब आदमी मर जाता है ना, तो उसके कहीं अंदर से आत्मा निकलती है, जोत बनती है, फिर यहाँ वहां घूमती है। ऐसा नहीं होता। आदमी जब मर जाता है तो उसके अंदर ओनली ऊर्जा होती है, जिसे हम एनर्जी कहेंगे। वो एनर्जी उसके शरीर को छोड़ देती है। कोई साइंस वाली लड़की होगी या लड़का होगा तो उनको पता है साइंस में नियम क्या है एनर्जी का। एनर्जी रूप बदलती है लेकिन खत्म नहीं होती। ये एनर्जी का सिद्धांत है, और हमारे पुरखाओं ने इसी एनर्जी को माना है, भगवानों को नहीं माना। इस एनर्जी को माना है कि ये एनर्जी जो है ये शरीर तो छोड़ती है बट ये खत्म नहीं होती। तो हम इस एनर्जी को आवाहन करते हैं कोई मर जाने के बाद कि हे एनर्जी, आप फिर से इस अन्न चक्र में लौट के आइए, क्योंकि इस अन्न चक्र से बाहर जाने वाले को कुछ नहीं मिलता, ठेंगा मिलता है। इस अन्न चक्र में रहने वालों को ही सही प्रकृतिवादी कहेंगे कि आप इस एनर्जी के सिद्धांत को लेकर आप फिर से किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आइए। और बाकी लोग इसी कंसेप्ट को आत्मा भूत कह कर आपको डराने की कोशिश करते हैं। और अब हम डर भी जाते हैं, क्योंकि हमें ये कंसेप्ट पता ही नहीं है कि हम इंसान एनर्जी के कंसेप्ट को कैसे देखता है। तो हर चीज में कंसेप्ट है। सर जी, जब हम हेरोदाई की पूजा करते हैं, नीम के पेड़ को मानते हैं। हम जब परसा पेन की पूजा करते हैं तो महुआ के पेड़ को मानते हैं। हम हर तरह की पूजा करते हैं तो हर एक
प्रकृति के उस मूवमेंट को पूछते हैं। और इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं कन्ना कहूं, कन्ना काका गोंडी में अर्थ होता है मधुमक्खी, मेरा वो टोटेम है, मैं कभी उनको मारूंगा नहीं, वो मेरा टोटेम है। कोई सला में है तो उसका सालई का पेड़ है, कोई नैताम है तो नैताम यानी गोंडी में कुत्ता हो जाता है, वो उनका टोटेम है। कोई कोवे है तो कोवे का टोटेम जो है वो बंदर हो जाता है। अरे सरनेमों में तुम्हारे प्रकृति बसी है भाई, तुम्हारे सरनेमों में प्रकृति बसी है। तुम्हारे जो सरनेम आते हैं ना, मड़ावी, टेकाम, टेकाम जो है आपका पेड़ जो है वो सागवान का है, गोंडी में उसको टेका मरा बोलते हैं। टेका मरा सागवान का पेड़ है तो आप टेकाम है, यानी जब भी मैं सरनेम में से मुंह में लूंगा टेकाम जी, तो मुझे वो सागवान का पेड़ दिखेगा और वो सागवान का पेड़ आपका प्रतीक होगा, क्योंकि आप 4 सगादारी है। 4 सगाओं का हर एक सगाओं को मुंडा होता है, मंडा एक पेड़ जो होता है कि मुझे सालई का पेड़ है, 6 सगाओं को महुआ का पेड़ है, 7 सगाओं को बेल का पेड़ है, 4 सगाओं का साग का पेड़ है। ये जो सब पेड़ है, ये सब पेड़ उनके पूजने वाले पेड़ है, सभी को ऐसे कुपार लिंगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके दिए। और इसीलिए हमें इस सिस्टम को समझना है। मैं तो एक ही कह रहा हूँ, चलिए छोड़िए, बड़ा गुणवाना मत जानिए, आप ये जान के जानकारी निकालिए या मुझे फोन करिए टेकम जी के द्वारा या किसी को भी फोन करिए कि आप कितने सगा के हैं, आपके पेड़ के नाम क्या है, आपका पेड़ कौन सा है, आपका टोटेम कौन सा है, आपका गढ़ कौन सा है। इन सभी चीजों को आप पहले जान के रखिए, वो पर्ची बनाइए, जेब में रखिए। आने वाला कोई भी रास्ते से गुजरने वाला आदमी अगर वो हे गोंड, अबे गोंड हूँ तो मेरी पहचान भी है, बताओ उनको वही के भाई ये मेरी पहचान है, मेरा पेन कड़ा वहां पे है, मेरा पेशा पेन पड़ा पेन मेरा उस गांव में है, जहाँ पे भी है आपका, तो वो सभी जानकारी आप निकालिए। वो अभी मिल जाती है किताबों के द्वारा। अगर नहीं मिलती तो हमारे महाराष्ट्र क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट है जिनके द्वारा आप अपनी जानकारी निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक गोंड आदमी अपनी सगा व्यवस्था को ही भूल जाएगा तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए अपनी सगा व्यवस्था को याद रखिए, अपने सगा व्यवस्था को ही समझ के चलिए। काम है आपका, एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां। जीएसयू टीम, एक टॉपिक रह गया था जिस टॉपिक को मैं याद कर रहा था, याद नहीं आ रहा था। ये टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव है, वो है नशे का। सब जानते हैं, सबके घर में पीते होंगे, पिताजी ही पीते हैं या दादाजी पीते हैं, बहुत सारे लोग तो नशेड़ी हैं। हमारे समाज में ये होने के कारण ना बहुत सारे लोग हम पे ना दोष लगाते हैं, तो हम भी उनको यही कह देते हैं कि हमारे पेन जो है वो दारू पीते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहते हुए मैंने भी सुना है। अरे मैंने बोला अरे यार यहाँ पे पेन कड़ा पे क्यों दारू पी रहे हो यहाँ पे? वो बोले कि नहीं, अरे पेन को भी दारू चलती है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे 2 साल लगे कि क्या मेरे पेन पुरखा दारू पीते हैं। इस कंसेप्ट के लिए 2 साल लगे, और 2 साल के बाद जब कोरोना काल आया तब जाके मेरे दिमाग में ऐसा प्रकाश हुआ, यही स्टार्ट किया कि हमारे गोंडियनों में एक्चुअली पेनों को दारू चलती है कि नहीं। क्योंकि मैं नशे पे बोलने वाला हूँ तो बहुत सारे लोग कान पे हाथ रखेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है, हमारे घर तक ये नशा पहुंच गया है। तो क्या इसकी जिम्मेदार हमारे पेन है? हमारे पेरसा पेन ही होते हैं या फड़ा पेन होते हैं, उसके पेन कड़ा पे महुआ की शराब नहीं कहेंगे हम लोग, महुआ का अर्क थोड़ा सा चढ़ाया जाता है, और इसी का उदाहरण देके लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। लेकिन एक्चुअली आप सभी लोग अपने ही पेनों को बदनाम कर रहे हो, अपने ही ऊर्जा सिस्टम को बदनाम कर रहे हो। ये महुआ अर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आज आपको 2 मिनट में बता के सीधा करने वाला हूँ। कोरोना काल में जब कोरोना आया तब बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि सैनिटाइजर नाम की चीज होती है, उसमें अल्कोहल होता है, और वो हम हाथ पे मलने से हमारे हाथ पे रहे हुए कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन हजारों सालों से पेन कड़ा पे बहुत सारे हमारे सगा संबंधी आते हैं और बहुत दूर से आते हैं, तो सबसे पहले उनके हाथ पर महुआ अर्क देकर उनके हाथ को ऐसे करने वाले हम लोग खुद नहीं जानते कि हम कितने हजारों सालों से यहाँ पे सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे। और इसी वजह से हमने ये समझा कि हमारे पेनों को दारू चलती है। महुआ अर्क क्यों निकाला जाता है और उसको पेन पे क्यों चढ़ा जाता है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। नदी का पानी भी लाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया निकलेगा, जो परसा पेन, फड़ा पेन, सजारू पेन, बुडाल पेन पे नहीं चलता, क्योंकि नदी के पानी में भी बैक्टीरिया होता है। तो सबसे पवित्र पानी कौन सा? तो ये हमारे पुरखों ने डिसाइड किया
कि महुआ का जो अर्क पहले भाप से आता है उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए वो परसा पेन, पेरसा पेन, बुढ़ाल पेन, सजोर पेन, हजोर पेन के पास हमारे पुरखा डालते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेन दारू पीते थे। ये बहुत गलत कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को आज भी हमारे पेन करा पे जब पेरसा पेन करने हम लोग जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ बाहर से, हमारे मामा जी आते हैं, चाचा जी आते हैं, सब लोग आते हैं, बाहर दूर से आते हैं, हमको पता नहीं वो किस क्षेत्र से आए। तो सबसे पहला उनके साथ ये नहीं होता है कि महुआ हार को हाथ में लेना है, हाथ को ऐसे करना है, फिर अंदर आना है और फिर पेन के पास जाना। तो ये जो कस्टमरी लॉ है, ये जो हमारी रूढ़ी प्रथा है, इसमें साइंस है, ये दारू वाला सिस्टम नहीं है। पेन कड़ा पे बैठ के हमने दारू पी है और अपने पेनों को बदनाम कर रखा है, तो इस सिस्टम को आप समझिए। और दूसरी एक सिस्टम है जो बाकी धर्मों में, कोई आरती पकड़ता है, कोई पूजा करता है, तो कोई मंदिर के प्रदक्षिणा लगाता है, तो वो क्या करता है, लेफ्ट टू राइट जाता है। लेकिन गोंडवाना की घड़ी उल्टी है, राइट टू लेफ्ट है। हमारी पूजा पद्धति भी राइट टू लेफ्ट है। क्यों है? बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आएंगे कि अरे कन्ना की जी, अभी हमारी पूजा पद्धति भी उल्टी है क्या? अरे उल्टी नहीं, आपकी सीधी है, उनकी उल्टी है। क्योंकि प्रकृति की दिशा, प्राकृतिक दिशा ही राइट टू लेफ्ट है। आपके घर में बेली लगाइए, उसका निरीक्षण करिए वो किस दिशा में चढ़ती है, वो चढ़ेगी राइट टू लेफ्ट। बैल खेती में जाके घुमाएंगे, बहुत सारे किसान हैं, आपको पता होगा बैल किस दिशा में ज्यादा घूमता है, राइट टू लेफ्ट। पृथ्वी की प्रदक्षिणा किसी भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थी से पूछ लेना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा जो किस दिशा में है, तो वो भी है राइट टू लेफ्ट। इसलिए प्रकृति की पहली दिशा, पानी में होने वाला भंवरा भी अगर आप बारीकी से देखें तो भंवरा भी राइट टू लेफ्ट घूमता है। इसलिए हमारे सभी पेन पूजा, सभी हमारे जो रूढ़ी पेन प्रथा है, वो इसी दिशा में, प्राकृतिक दिशा में राइट टू लेफ्ट होते हैं। तो मुझे बताइए, अगर हमारे सब नेंग अलग है, हमारे सोच की विचारधारा अलग है, तो क्या हम किसी से जुड़ पाएंगे, किसी धर्म से जुड़ पाएंगे? और इसी सिस्टम को मैं आपको बता रहा हूं। मैंने सबसे पहले कहा था कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक, यानी निसर्ग निर्मित और निसर्ग ने नहीं निर्माण किया, ये दोनों चीजें आप समझ लीजिए। आपके जितने भी त्योहार आ रहे कि नहीं, वो सभी आपके प्राकृतिक हैं, बाकी लोगों के नहीं है। इसलिए आप ट्राइबल है, इसलिए आप गोल्ड है, इसलिए आप कोयतुर है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले खेती की क्रांति किसी ने की होगी, तो वो यहाँ का सबसे पहला ट्राइबल आदमी है, जिसने खेती की क्रांति की और खेती को संजोए रखा। चलो एक उदाहरण के तौर पर आप मेरे साथ ना वो काल इमेजिन करिए। मैंने अगर हल की खोज कर दी, मैंने हल जो है, जो जमीन में चलता है, उस हल की मैंने खोज की। मेरे पास ना टेप रिकॉर्डर है, ना पेन है, ना पेंसिल है, ना वीडियोग्राफी है, ना कुछ है, ना किताब लिखने की कला है, तो मैं आने वाले 1000 पीढ़ियों तक ये हल वाली टेक्निक पहुंचाऊं कैसे पहुंचाऊं? हमारे पुरखाओं ने क्या किया पता है? उसी हल के टेक्निक को पंडुम बनाया, त्योहार बनाया, और उसे आज हम हरेली पंडुम या महाराष्ट्र वाले सांजोनी कहते हैं। उस पंडुम में क्या करता है? नया युवक बाहर निकलता है, घर का पहले हल निकालता है, उसको धोता है, उसको पूजता है, और फिर उसको चला के देखता है कि अच्छा है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको दूसरा बना के वो खेती के स्टार्टिंग में ये पंडुम आता है। हजारों सालों की जो पीढ़ियां गई हैं, उस पीढ़ियां ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि बिना किताबों के भी मैं मेरे नाती के नाती तक मेरी टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचा सकता हूं। तो इसका जरिया है हमारे सन, उत्सव और त्योहार। और इस त्योहार के जरिए हम अपनी पुरखों की चीजें आज भी महसूस कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने हरेली पे पंडुम जैसे हो जाता है, वैसे हमारा बीजा पंडुम आता है। जून जुलाई आ जाती है, खेती में बीज बोना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद थोड़ी फसल सामने आती है, उसको पोटरी आती है, उस फसल को, धान को, तब पोरा आ जाता है। उसके बीच में जामुरोज भी आता है, फिर पोरा आता है, पोटरी आ गई। और जब फसल पूरी कंप्लीट हुई, वो काट के घर में आई, तो हमारी दिवाली है। पूरे आपके त्योहार खेती पर डिपेंड है। एक भी त्योहार आपने नहीं बनाया, अगर इंसान ने बनाया हुआ त्योहार ट्राइबल आदमी कभी नहीं करता। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि इंसान ने बनाए हुए त्योहार
दिवाली में पटाखे फोड़ना ही एक मुख्य उद्देश्य नहीं है कोयतुरों का। दिवाली यह कंसेप्ट क्या है कि दिवाली के मौसम में मोस्टली या तो एक धान आपके घर में आ चुके होते हैं या फिर थोड़ा टाइम रहा होता है। पहले तो धान आ चुके होते थे, अभी क्या है, अभी दिवाली के बाद ये कटाई शुरू होने लगी है। थोड़ा मौसम बदल रहा है, थोड़ा वेदर अपने आप में बदलाव कर रहा है, तो इस बीच ना इंसान को थोड़ा टाइम मिलता था। आज एक खेत पर सभी लोग मिलकर दूसरे उसका धान निकाल के दे रहे, वो सब मिलकर जाएंगे, उसका धान निकाल के देंगे, सभी दिए जलेंगे, उजियाला होगा और आपके घर में जो धन संपत्ति आई है उसका ही गोंगो यानी उसकी ही ओरिजिनल दिवाली जो आज भी कोयतुर आदमी मानता है। और उसी संपत्ति को, उसी धान को, क्योंकि आज पैसे से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन आप अपने दादाजी के काल की बात करेंगे तो धान देकर ही मटका खरीदा जाता था, धान देकर ही कपड़े खरीदे जाते थे। तो हमारा मूल धन संपदा क्या है? तो हमारी धन संपदा है हमारी फसल, जिसको हम आज भी पूछते हैं। अरे खेती को इतने जबरदस्त तरीके से हम पूछते हैं कि नहीं, तो किसी को ये शक भी नहीं होगा कि ये ट्राइबल आदमी खेती को इतने बड़ी तरीके से पूछता कैसे। अरे खेती में बीज बोने से पहले जब हल चलाते तब जाके गोंगो किया जाता है। बीज बोते टाइम गोंगो होता है, जाम्बू रवस में जाके नाग पंचमी में खेती में गोंगो होता है, फसल बड़ी हो गई कोरे में गोंगो होता है, और फसल काटने के पहले पूजा करके उसको काटा जाता है, और जब फसल घर में आती है तब भी उसको पूजा जाता है। इतने सारे मोमेंट को पूजने वाला दूसरा कोई समुदाय नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी आपको अगर कोई सवाल करे, पूछे कि आप ट्राइबल है तो आपके पास क्या है ऐसी जानकारी, आप ऐसे कौन से नॉलेज से आप बता सकते हैं कि आप ट्राइबल है, तो उनको ये बताइए कि इस दुनिया में खेती की क्रांति सबसे पहले हम लोगों ने की, इसलिए हमारे त्योहार और पंडुमों में, पर्वों में वो पूरा आज भरा हुआ है। आज हर मोमेंट में हम उनको पूज रहे हैं, हर मोमेंट में। आपके इधर होता कि नहीं मुझे पता नहीं, महाराष्ट्र में ये जो अभी आप घर में बेल लगाते हैं जिसे हम वाल कहते हैं, वाल कहते हैं, जब वो घर में पकाई हुई, घर में डाली हुई सब्जी अभी उग जाती है ना, तो वो सब्जी हम एकाएक से नहीं खाते, उसकी पूजा करते हैं फिर खाते हैं। धान भी जब होता है ना, तब हड़ा पाक के महीने में यानी नवरात्र के पहले में हम उस धान का नवा खाए बिना उस धान को हाथ नहीं लगाते। नवा खाना यानी उस धान की पूजा करके खाना, इसका मतलब पता है ये प्रकृति तेरे से जो मुझ तक आ रहा है तो थैंक यू, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझ तक आ रहा है, इसलिए सबसे पहला निवाला हम प्रकृति को ही देते हैं। ये कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट को भी समझना है कि हमारे त्योहार पंडुम आते कैसे हैं और कैसे होता है। बोलने के लिए बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन क्या है, ये मेरा मुंह है, मटका नहीं है, तो बहुत दुख जाता है। तो काम करेंगे, कल केडर है, कल के लिए मैं हूँ, और कल केडर में भी बहुत सारी चीजें बच्चों को बताने वाला हूँ। आज भूल के भी मैं गोटुल नहीं बता सका, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पढ़ना है, फर्स्ट में आना है। हमारे क्षेत्रों में कैसा है कि हमारे क्षेत्रों में जो बच्चा है अपने बस्ती में गोंडी बोल लेता है। गोंडी बोलने के कारण जब वो अपने कॉलेज स्कूलों में जाता है तो उसको दूसरी भाषा से संपर्क करना पड़ता है। तो क्या है, वो टीचर जो बोलते हैं वो आधा सुनता है, आधा बाउंसर चला जाता है, वो बच्चा उस क्लास में पीछे आता है, क्योंकि उस बच्चे को उनकी भाषा भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज इतने सारे 8 से 9 राज्यों में बोली जाने वाली गोंडी भाषा को आज संविधान में कोई भी दर्जा नहीं है। आज हमारी भाषा में स्कूल भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा यही है, गोंडी। आप छिंदवाड़ा के बेल्ट से देवलापार के बेल्ट तक निकल आइए या हमारे चांदागढ़ से लेकर तेलंगाना तक चले जाइए, सब आपको गोंडी बेल्ट मिलेगा, सब गोंडी बोल रहे हैं, लेकिन एक भी स्कूल नहीं है हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। तो क्या हो रहा है, घर में वो बोलते हैं गोंडी, स्कूल में जाके बोलते हैं हिंदी या मराठी या और कोई भाषा, तो उनको ये तकलीफ हो रही है। और लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये आदिवासी के बच्चे खाने के लिए आते हैं, इनका कोई पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे उनकी भाषा में सिखाओगे तो देखो यार, ये कौन करेगा। ट्राइबल भाषा में उनको अगर सिखाया गया तो बाकी बच्चों के साथ वो नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन हमारी भाषा को वो दर्जा ही नहीं है। आज आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी बहुत सारे जीएसयू के बंदे तो उनको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता
10,000 साल पहले की या 8,000 साल पहले की बताई जाती है। वहां पे जो सील मिले उसमें एक सांकेतिक भाषा है, जिस भाषा को बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन पढ़ा नहीं। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं और आपकी तालियां चाहिए, तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब ने गोंडी में इस हड़प्पन लिपि को पढ़ा है। लेकिन सिस्टम क्या है, एक दूरदर्शन पे एक उनका वीडियो आया और एक लोकमत ने उनको जाहिर किया और बहुत सारे न्यूज प्रिंट मीडिया ने उनको दिखाया। उसके बाद कोई भी बड़ा मीडिया ये चीज नहीं उठा रहा, क्योंकि उनको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अगर ज्यादा आधार मिल जाता है। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं ना कंगाली साहब ने पढ़ रखा है तो आप भी इसमें आके रिसर्च करो। हमने ये साबित तो नहीं किया कि वो गोंडी थी, हम कह रहे हैं कि हम कंगाली साहब ने पढ़ा है तो आप भी पढ़ें, आप उस रिसर्च को देखें। लेकिन ये देखने की भी हिम्मत यहाँ के मीडिया में नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि ये मीडिया कितना चालाकी से काम कर रहा है, और इस चालाकी को हटाना है तो हमें अपना एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और इसी प्लेटफॉर्म बनाने के चक्कर में मैंने इस यूट्यूब की जर्नी शुरू की। मैं कभी भी किसी भी मंच पे जाता हूँ, हजारों किलोमीटर दूर जाता हूँ, लेकिन कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये करना, वो करना, इसलिए वो चैनल नहीं बनाया। चैनल इसलिए बनाया कि मेरे समाज का एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मेरे समाज का आदमी खड़ा होके चिल्लाए तो पूरी दुनिया सुने। है क्या? कोई मीडिया दखल देती है? आज आया है कोई पत्रकार? नहीं आया। उनको ना गर्मा गर्म न्यूज चाहिए। तो इसलिए अगर हमारी चैनल बने, अगर हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है तो आगे चलकर हम अपने समाज को कवर कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये सिद्ध बाबा की कोई टेकड़ी है, वहां पे गए थे, उसको कवर कर दिया हम लोगों ने। अपना होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि गोंडी भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक बार सभी को यही बताना चाहते थे, किसी भी समुदाय को खत्म करना हो ना, तो समुदाय का गला घोटना नहीं है, उस समुदाय की भाषा खत्म कर दो, 10-20 सालों में वो समुदाय खत्म हो जाएगा। और गोंडी ऐसी भाषा है जिस भाषा से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता अगर पढ़ी गई है तो कितनी प्राचीन भाषा होगी। गोंडी का दर्जा इतिहासकारों के अनुसार प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज में आता है। प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज, प्रोटो द्रविडियन आप सुने हो? जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। ये जो द्रविड़ वर्ड आ रहा है हमारे राष्ट्रगान में, ये द्रविड़ कौन है इस देश के? ये द्रविड़ कौन है? तो द्रविड़ है हम लोग, यहाँ के ट्राइब। आप पढ़िए जाके गूगल पे, आप पढ़िए जाके इतिहासकारों की किताबें, द्रविड़ कौन है, तो आपको पूरा साउथ का बेल्ट नजर आएगा जो द्रविड़ है। और हम तो प्रोटो द्रविड़ है, यानी द्रविडियन के पहले की गोंड जनजाति बोली जाती है। मोतीराम कंगाली साहब ने ये लिख रखा है। तो हमारी भाषा में कितना दम होगा। लेकिन क्या वो भाषा हम बचा पाए हैं? नहीं बचा पाए हैं। तो वहां पे किताबों का स्टॉल है, वहां पे गोंडी करियाट नाम की किताब आती है। मेरे ख्याल से 100 के अंडर में उसका कीमत होगी। अब इतना पैसा खर्चा करते हैं, एक गोंडी करियाट नाम की किताब लीजिए और धीरे धीरे घर में रोज एक एक शब्द को याद करना शुरू करिए। 1 साल में आप बहुत ज्यादा गोंडी के वर्ड जानने लग जाएंगे और धीरे धीरे आप गोंडी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। गोंडी सिखाने के लिए आपको ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है, ऐसी कोई पेन ड्राइव नहीं है, ऐसे कोई मेमोरी कार्ड नहीं है जो झट से आप में कॉपी पेस्ट किया जाए। या ये गोंडवाना का इतिहास ऐसा भी नहीं है कि एक इंजेक्शन मारे तो गोंडवाना का इतिहास आ जाता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मोबाइल और फेसबुक के दुनिया से थोड़ा बाय बाय करके आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। बच्चा जब सोता है तो आधा 1 घंटा वो 30 सेकंड के रील देखते रहता है, लेकिन कुछ सीखता नहीं है। आज उसे सीखने की जरूरत है। मैं अगर चाहता तो आज एक बढ़िया जॉब करके मैं लाख रुपए कमाता था, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी इसमें बिताने का इसलिए सोचा कि मेरे समाज में अगर सब लोग अपना घर का सोचेंगे तो समाज का कौन सोचेगा। और इसलिए मैंने ये जर्नी शुरू की है। तो इसलिए कल जो कैडर होगा उस कैडर में आइए, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। मेरी मातृशक्ति है और मातृशक्ति आपके हाथ में बहुत बड़ी हिम्मत है। हमारी इसमें ना मातृशक्ति कभी पल्लू के नीचे नहीं रहती। मातृशक्ति को बहुत ही बड़ा स्थान है। शंभू के साथ गौरा बैठती है, समझ गए आप? शंभू के साथ में गौरा बैठती है, उसको उतना ही स्थान है। आज भी गोंडियन कल्चर में दहेज लड़का लेता नहीं है, देता है।
मातृशक्ति को पुरुष शक्ति से भी ज्यादा स्थान है। तो मातृशक्तियों आप पे डिपेंड है कि आपको घर में गोंडवाना लाना है कि आपको क्या लाना है। अगर आप घर में आज से शुरू करेंगे कि नहीं, मैं अपने गोंडी रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा परंपराओं के अनुसार ही मैं अपने घर में नहीं करूंगी, अपने पुरखा को पूजूंगी, तो मजाल नहीं है किसकी आपको रोकनी। तो इसलिए सभी मातृशक्तियों से निवेदन है, मैं जो भी यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं जितने भी देश घूम रहा हूँ, जितने भी जगह पे जा रहा हूँ, सभी को एक ही निवेदन है कि अपनी कोया कोयतुर गोंडी संस्कृति को फिर से अपने पास लाइए। मैंने जैसे कि बताया कि आप पढ़ते हैं, आप परसते हैं, आप टेकाम है, आप नेताम है, आप आतराम है, आप गेड़ाम है, जो भी है, आपका टोटेम अलग है, आपका पेड़ अलग है, आपकी आइडेंटिफिकेशन अलग है, सिर्फ उसको जानने की बहुत जरूरत है। तो कल जरूर केडर में मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है और मैंने 15 मिनट बोल के 20 के ऊपर का टाइम ले लिया है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। और अगर इस बड़े वाले भाषण के दौरान मैंने कोई गलत चीज या गलत वर्ड निकाला होगा तो मुझे माफ करिए, क्योंकि मैं उम्र में बहुत आप सबसे छोटा हूँ, तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ करिए। और मैं यहीं पे रुकता हूँ। इस आयोजक मंडल का और हमारे टेकाम जी और बाकी सब जीएसटी टीम का बहुत बहुत सेवा जोहार, जो मुझे महाराष्ट्र से यहाँ बुलाया और मैं आपको प्रबोधित कर सका हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सेवा जोहार। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। और एक बार एक मिनट आपको जोर से सेवा करना है। आज ना वो ऐसे किलकारी नहीं हुई है, अभी मैं कहूंगा और आपको सेवा बोलना है, वो भी जोर से, सारा एरिया जो है ना वो गूंज जाए। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, पांगी पारी कुमार लिंगोना, सेवा दाई कली कंकालीना, सेवा दाई रैताड़ जंगोना, सेवा हिरा सुका लिंगोना, सेवा जय सेवा, जय सेवा। जोरदार तालियों से सम्मान करें हमारे मुख्य अतिथि का।